क्लास में करेंगे ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड पे आप आइए फिर से। जो पॉइंट आउट हुई चीजें बिल्कुल सही पॉइंट आउट हुई। मुझे पता है पावर इज एनर्जी बाय टाइम। अगर पावर 50 वॉट दी है तो इसका मतलब इन दोनों की कटिंग होके ही एनर्जी आई होगी। आप सीधी साफ बात बताइए, पिछली क्लास में मैंने क्लियर किया था 50 वॉट का मतलब है 1 सेकंड में 50 जूल, राइट। 1 सेकंड में 50 जूल। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 घंटे में कितना। तो बड़ा इजी तरीका है, क्यों जाऊं मैं फॉर्मूले पे, फॉर्मूला सीम्स टू बी क्रैमिंग। सीधा मतलब लेती हूं ना, 50 जूल इन 1 सेकंड। पूछा क्या है, 5 घंटे में कितना, यही पूछा है ना। तो और इजी कर देते हैं, 1 सेकंड में अगर 50 जूल था, 5 घंटे में कितने सेकंड, 18, जो भी दिख रहा है 18,000 सेकंड्स। तो 18,000 सेकंड्स में कितनी एनर्जी निकली होगी, निकाल लेंगे। 50 इंटू 18,000। मैं यहां फॉर्मूले का यूज करके भी यही कर रही थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालती, बट ठीक है, फॉर्मूला सीम्स क्रैमिंग विच आई लाइक। अगर कोई ऐसे करता है तो, कि हमें पता है मैम 50 वॉट का मतलब होता है 50 जूल निकल रहा है 1 सेकंड में। तो अगर ये बल्ब 1 सेकंड में 50 वॉट आप पे गिरा रहा है, तो पूछा था 5 घंटे में कितनी गिरेगी। तो आप क्या करोगे, 5 घंटे माने 1 सेकंड में इतना, 18,000 सेकंड में इतना, आ गई एनर्जी। अब जब एनर्जी आपके पास आ गई बच्चों 50 इंटू 18,000, तो फिर पूछा क्या था इसमें, नंबर ऑफ फोटोन, शायद नंबर ऑफ फोटोन पूछे थे। फिर तो आपका एन एच सी बाय लेमडा। अब क्लास में आप ये कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन थर्ड को कॉपी में समझ के करिए वैल्यू पहुंचाने तक, और मैं नया टॉपिक शुरू करूं। अभी लोग ध्यान अब यहां, ठीक है। क्वेश्चन 10th बिल्कुल जीरो से करा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 10th मेरे को कहता है एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर। अब आप 242 नैनोमीटर को मीटर में तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पार्ट अब आपका अच्छे से कॉन्फिडेंट है। इट इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। तो पहले तो मेरे को सोडियम एटम को आयोनाइज करने का मतलब समझना है, इसीलिए क्वेश्चन छोड़ा था। इसका न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, मेरे को इसकी इंग्लिश टू हिंदी करनी है। आयोनाइज करने का मतलब है आयन में कन्वर्ट करना, आयोनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो मुझे यहां क्या करना है, सोडियम एटम लिया मैंने, उस सोडियम एटम को कोई रेडिएशन दी मैंने। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि हाँ जी सोडियम एटम में लेके आई, उसको आयोनाइज करने के लिए मैंने क्या किया, सी दिस इज सोडियम एटम। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी तो यही है 281। जो सबसे बाहर वाला लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कुछ। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उसके ऊपर मैंने एक वेवलेंथ स्ट्राइक करी, वो रही ये वाली वेव। और बताया जा रहा है ये वेवलेंथ इज सफिशिएंट टू आयोनाइज, मतलब ये वेवलेंथ इज sufficient to take out one loosely bound, most loosely bound electron from the sodium atom। बाहर निकालने के लिए इनफ है। वेवलेंथ आपको दे दी, एनर्जी और वेवलेंथ तो पता ही है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एच सी बाय लेमडा, ये आपको दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में अगला सेंटेंस पढ़ो। अगला सेंटेंस क्या है इस क्वेश्चन में, वो कहता है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। बहुत ध्यान से बिना इंटरप्शन के सुनिएगा, कि मेरे को तो अभी पता ही नहीं है मैम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मैं कैसे निकालूं। इसीलिए मैं कोई भी चीज रटाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर कुछ नया शब्द है तो वो मेरे से होके जाएगा। आयोनाइजेशन प्रोसेस का मतलब पता चल गया, ये है सोडियम एटम, इसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसके ऊपर रेडिएशन डाली और वो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। लेकिन आयोनाइजेशन के बाद आप एनर्जी बोलते, एंथैल्पी इट्स अ लेटेस्ट वर्ड। एंथैल्पी का मतलब होता है जब भी एनर्जी, सुनना इधर लिखना मत अभी, जब भी, इसे पूरा चैप्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, अगला पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल में पूरा 2 दिन एंथैल्पी पे लगने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए कुछ मत नोट करना, अपने दिमाग पे भरोसा रखना। अगर एक सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर एक मोल, लास्ट क्लास में मैंने इनफ डिटेल दे दिया था कि केमिस्ट्री वाले मोल में बात करते हैं, पर एटम में नहीं।
क्योंकि दिखता नहीं एक एटम, वजन नहीं तुलता उसका, मैं क्या करूं उसका? मेरे को कम से कम 1 मोल तो लाके दो जिसको मैं कुछ तो फील कर सकूं। 1 मोल सोडियम के अंदर से अगर हर एक सोडियम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 1 मोल सोडियम में से सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कुल टोटल कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेंटेंस पढ़िए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किलो जूल पर मोल लिखा होगा। अब पर मोल मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तभी किलो जूल का सहारा लिया है। कितना बड़ा वैल्यू आप लिखोगे तो किलो जूल का सहारा लो। अब आप समझो इस क्वेश्चन को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है किसमें? किलो जूल पर मोल में। अब मैं कैसे निकालूं? मुझे पता है एनर्जी एक सोडियम एटम की आपने दे रखी है। आपने क्या दे रखी है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ में क्या बोला है भाई? इतनी वेवलेंथ डालो, एक इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों कितनी एनर्जी लग रही होगी, वो आप पिछली क्लास से सीख रहे हो, एच सी बाय लेमडा। तो एच की वैल्यू मैंने पुट कर दी प्लैंक्स, सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, लेमडा की पुट कर दी। इस वक्त कैलकुलेशन करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगी आपका। इतनी एनर्जी आई, देखा है पिंक कलर से अलग से लिखा है मैंने पर एटम, तो इतने जूल पर एटम। लेकिन पूछा क्या है? किलो जूल पर मोल। एक एटम के लिए इतनी, तो एक मोल के लिए कितनी? मल्टीप्लाई करना है भाई। एक एप्पल की कीमत 10 रुपए है और 50 एप्पल की पूछ ली तो 50 इंटू कीमत ऑफ 1 एप्पल करोगे ना। एक एटम के लिए इतनी एनर्जी लगी, तो एक मोल एटम के लिए कितनी एनर्जी लगी? ऊपर से जो निकाल के आई उसमें मैंने 6.022 मल्टीप्लाई करते वक्त 6 ही मल्टीप्लाई करूंगी, वो लिखने के वक्त ऐसा होता है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, इसको 6 मान लो, इसको 8.2 मान लो, बिना पेन उठाए बताना क्या आएगी वैल्यू? 40। तो मैं 49 ले लूं, 0.2 हटा दूं थोड़ी देर के लिए। 49 इंटू 10 की पावर क्या आएगी? 4 दिख ही रही है, ठीक है। 10 की पावर 4। अब कोई जूल्स में देता आंसर इसका, एक जीरो इधर उधर कम ज्यादा हो जाए तो सारी वैल्यू का गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए स्टैंडर्ड नोटेशन चले हैं। ये जीरो कम ज्यादा हो सकते हैं गिनती में, आपसे लिखते वक्त फ्लो में, बेटर है 10 की पावर में दो। तो इतनी बड़ी वैल्यू के बजाय क्यों ना मैं किलो जूल रिपोर्ट कर दूं? तो किलो जूल करने का मतलब क्या है? इसको डिवाइडेड बाय 1000 किलो। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऐसे केस में? मेरा आंसर आएगा 49, 490 की 49, 490 किलो जूल पर मोल। लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे और मैंने एक ही चीज बोली थी बच्चों, और वो क्या चीज बोली थी कि आपको लंबी चौड़ी कहानी दे रखी होगी, हमने पूछेंगे वही एनर्जी। यहां क्या कहानी दे दी? थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालो किलो जूल पर मोल में। आपको नहीं पता था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन अपने लिए रोका। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करिए वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जिसके वजह से आप एक मॉलिक्यूल तोड़ सको। कौन सा मॉलिक्यूल तोड़ना है? ये। अच्छा, कमाल की बात है, इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अगलों ने एनर्जी दे रखी है। अब उस एनर्जी की यूनिट इज द गेम। वो क्या दे रखा है मेरे को? 245 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है? अगर तुम 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ोगे तब जाके एनर्जी लगेगी 245 किलो जूल। अच्छा, और मुझे निकालना क्या है? वेवलेंथ कौन सी यूज करूं? कौन सा लैंप लेके आऊं? भाई मेरे को तोड़ना है, काम दिया एक साइंटिस्ट ने तुमको, चलो तोड़ो और कुछ बात करनी है। तो तुम पहले तो वेवलेंथ निकालोगे कि मैं कौन सा लैंप उठाऊं, येलो लैंप उठाऊं, ग्रीन उठाऊं, ब्लू उठाऊं या क्या उठाऊं। तो उसके लिए तुम्हें तो लेमडा निकालना है। लेमडा निकालना है जब, तो तुमको चाहिए एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अब मैं क्यों नंबर ऑफ फोटोन लेके चलूं? लेमडा का नंबर ऑफ फोटोन से क्या लेने देना? कुछ नहीं। मेरे को एक फोटोन की एनर्जी पता चल जाए तो मैं तो लेमडा वैसे भी निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहली डिमांड क्या है भाई? तुम एक फोटोन की एनर्जी निकाल के दे दो मेरे को, मैं 1 मोल का क्या करूं? लेमडा तो 1 मोल से भी उतना ही लगना है जितना एक से लगना है। आप लोग जानते हैं 1 मोल के लिए लगी इतनी एनर्जी, एक ओनली 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी लगेगी? बड़ा सिंपल यूनिटरी मेथड है, डिवाइड कर दूं।
एक के लिए इतनी, सॉरी, एक मोल के लिए इतनी, तो सिंगल 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी लगेगी? डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। तो इसको कुछ बताना, पेन नहीं चलाना, 6 से डिवाइड करो इसको। ओह, मैंने 8 लिख दिया, आई एम सो सॉरी। तो अप्रोक्सीमेटली 40 ले लूं बच्चों, 40.8, 40.2 या कुछ भी। मुझे इस वक्त आपको कॉन्सेप्ट में उलझाना है, कैलकुलेशन में नहीं। तो यहां पे मेरा आया 40 इंटू 10 की पावर -23। एक मोल सीएल का बॉन्ड नहीं, एक सीएल सीएल बॉन्ड को तोड़ने में इतना खर्चा है जूल, किलो जूल है, सॉरी, इतने किलो जूल। अब एक के लिए एनर्जी आ गई तो मैं उठा के यहां लिखती हूं, आप लोगों की रजामंदी से आई। लेकिन मुझे पता है ये एसआई, ये एसआई, ये एसआई, तो ये किलो कैसे लेके चल लूं, इसको भी तो जूल में करना पड़ेगा। तो किलो को जूल में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इंटू 10 की पावर 3। बड़ी यूनिट से छोटी में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलो की जगह मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू एच मेरे को पता है, सी मेरे को पता है, लेमडा मेरे से मांगा गया, निकल गया। तो अब दिक्कत क्या होगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, अब होमवर्क का लेवल बढ़ने लगेगा। ये हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। मैं भी जेई नीट पे तो पहुंची भी नहीं हूं, नीट तो फिर भी वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। ये हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और अनफॉर्चुनेटली इतने आसान नहीं आ रहे स्कूल में, चाहे एनसीईआरटी में दे रखे, थोड़ा सा लेवल अप स्कूल ने भी कर दिया आफ्टर, ये सबको पता है तो आगे चल सकती हूँ। तो अब लास्ट क्लास के फिर उसी मुद्दे पे पहुंचते हैं, प्लैंक्स की थ्योरी से आप कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाओगे, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाओगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी तो तीसरी बार ना सुनाऊं ना बच्चों। रेड लाइट से बल्ब नहीं जला, येलो से जल गया सोडियम पे, और ब्लू से, ग्रीन से, सबसे बल्ब जल गया। तो हमने उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी को जाके कैंसिल तो कर दिया, लेकिन हमने फिर प्लैंक्स को बोला, भाई तूने उनका पहला पोस्टुलेट बदल दिया आके, कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तुम्हारी बात तब मानी जाएगी जो चीज ईएम वेव थ्योरी नहीं बता पाई वो तुम बताओ। अब ईएम वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्क्वालीफाई हुई। तो अब पहले बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस विल बी हियर, कैलकुलेशंस वर्स्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड हुई, लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चन यहां मिलेंगे आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अब प्लैंक्स की, जब तक प्लैंक्स थ्योरी दे के वेरीफाई करते, सब करते, बस उनका हो गया। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ही वाज नॉट इनटू द साइंस या जो भी कुछ है, बस उनका कंट्रीब्यूशन वहीं तक था। उसके बाद वेरी फेमस साइंटिस्ट जिसको आप जानते हैं, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन केम अप विद अ लिंक कि कुछ साल पहले प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी उस कंट्री के इस कोने में दी, और हम यहां बैठ के अभी भी एटम को फाइट कर रहे हैं। लेट्स पिक हिज थ्योरी एंड लेट्स एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बाद अभी सारी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, एटम क्या है। आइंस्टाइन आके कहते हैं अब सारा रोल किसका है, आइंस्टाइन, एंड ही गेव क्रेडिट टू प्लैंक्स दैट आई एम कनेक्टिंग टू डॉट्स। प्लैंक्स यहां थे, रदरफोर्ड का डिस्क्वालिफिकेशन ईएम रेडिएशन थ्योरी यहां थी, दोनों को कनेक्ट करके पता चला ईएम रेडिएशन का पहला पोस्टुलेट और प्लैंक्स का पोस्टुलेट दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक ही चीज के बारे में, वो है एनर्जी। ईएम रेडिएशन कहती है एनर्जी कॉन्टिन्यूअस आती है, प्लैंक कहता है नहीं, छोटे छोटे पैकेट में आती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनके बीच में खड़ा था, तुम करेक्ट हो, तुम इनकरेक्ट हो। इफ प्लैंक्स इज करेक्ट, somebody प्लीज कम एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब माने प्लैंक्स को। तो वो somebody कौन उठ के आए, आइंस्टाइन। आप आइंस्टाइन को किस इक्वेशन की वजह से जानते हैं, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। क्या है इसमें, E क्या है, ऑफ कोर्स एनर्जी। तो अब लग रहा है ना एनर्जी, प्लैंक्स भी एनर्जी की बात कर रहा है, मैक्सवेल भी एनर्जी की बात कर रहा है, आइंस्टाइन भी एनर्जी की बात कर रहा है। व्हाट इज दिस एम। तो किसी ने मेरे से आज पूछा था फोटोन का मास है क्या, तो मेरे पास जवाब नहीं था। मैं तो कह रही हूं ना, किसी ने आज मेरे से पूछा था, मेरे पास जवाब था नहीं। तो अब शायद थोड़ा थोड़ा जवाब की तरफ हम आने शुरू होंगे कि जब तक ये थ्योरी चल रही थी हम में से किसी को नहीं पता था एनर्जी और मास कोरिलेटेड भी हैं। ये जो तुम पढ़ के आए हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सही थोड़ी है ये।
इसको गलत होगा ही, होना पड़ेगा। अब ये सही थोड़ी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड चिपका के भेज दिया 11th क्लास में, जाओ वहां के टीचर्स देखेंगे तुमको, देख रहे हैं अब हम। तो अब तक तो तुम लोग एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड पे चल रहे हो बेटा। क्या क्या फिर एटॉमिक बॉम्ब क्या है? 1 ग्राम यूरेनियम से सारा शहर डूब लेता है, वो एनर्जी कैसे होती है? 1 ग्राम यूरेनियम डिस्ट्रॉय होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बस हो गया, 10th क्लास की किताबों में बंद करके आगे बढ़ गए अब हम इसको। तो ये सारी चीजें बदलेंगी अब। तो उसके लिए यहां पे आइंस्टाइन कहते हैं पहले तुम एटम को समझो। ठीक है जी, समझते हैं एटम। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए बाहर से मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कैन आई कॉल दिस ब्लू एनर्जी एज बाइंडिंग एनर्जी? ये मेरा टर्म नहीं है, आइंस्टाइन ने पूछा है। यस, आप कह दो इसको बाइंडिंग एनर्जी। जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम के अंदर टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उसको क्या नाम दिया गया? बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं कहूं ये बाइंडिंग एनर्जी मेरी रोजमर्रा की लाइफ के हिसाब से 80 रुपए है, मुझे 80 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे तोड़ने के लिए, तो 80 जूल कह लो या 80 रुपीज कह लो। आइंस्टाइन कहते हैं अगर तुम यहां से एक रेडिएशन इस पे गिराओगे, उसके पास 80 से कम रुपए हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को वो ओवरकम कर पाएगा? नहीं। तुमने 70 रुपए गिराए, वो देखेगा भी नहीं भाई मेरे पास 80 है, तू निकल यहां से, मैं तोड़ के क्यों आऊं। और जहां तुमने 90 या 100 रुपए गिराए, इलेक्ट्रॉन बड़ी खुशी से निकल के आएगा। 80 से ऊपर 100 रुपया मिल रहा है, और अगर उसको 200 रुपए मिले तो जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ उसे बहुत ज्यादा खुशी से, और 2000 मिले तो भाई तड़ फैड़ मचलेगी, वो देख के ही निकल लेगा। जितनी तुम एनर्जी दोगे उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। इतने सिंपल लैंग्वेज में आइंस्टाइन ने मेरे को ला दिया, या मैंने आपको ला दिया, बट इतना सिंपल तो होगा नहीं, आइंस्टाइन है आखिर। तो अब उनकी भाषा समझते हैं। ये रही मेटल की प्लेट। ठीक है जी, मेटल की प्लेट में क्या होगा? बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम के मोल्स ऑफ एटम्स। तो इस मेटल की प्लेट में दबा के सोडियम के एटम सॉलिड है, पैक्ड हैं, डेंसली पैक्ड। आपने इसके ऊपर क्या गिराई? येलो कलर की या रेड कलर की या ग्रीन, जो भी कलर की रेडिएशन गिराई। अगर जो रेडिएशन आप गिरा रहे हो उसके एक पैकेट की एनर्जी, अभी तक पैकेट ये ला नहीं रहा है, मैं ला रही, थोड़ा हेजिटेशन है पैकेट के लिए, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब मैंने ब्रेक कर दिया। इनका कहना है अगर एक एक पैकेट जो गिर रहा है, सबसे पहले कौन सी लाइट दी थी मैंने? रेड। ये पैकेट अंदर जाएगा, एक एट ए टाइम एक एटम के अंदर एक ही पैकेट घुसेगा। ये बहुत लोगों का सवाल था जो मैं जवाब दे नहीं पा रही थी पिछली क्लास तक, कि मर्ज क्यों? इकट्ठे दो भी तो घुस सकते हैं, इकट्ठे दो घुस के भी उनकी एनर्जी सम नहीं हो सकती, डबल नहीं हो सकती। तो एट ए टाइम एक ही पैकेट एक सोडियम एटम के अंदर गया और बाइंडिंग एनर्जी से कम था, कोई फायदा नहीं, वेस्ट। वो मेटल की प्लेट गर्म होती रहेगी लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बहुत सारी डाल दोगे तो शायद मेल्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उस बाइंडिंग एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। अगर आपने इंसिडेंट रेडिएशन जो डाली उसके एक पैकेट की एनर्जी को ई आई, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो गिरा रहे हैं, आई का मतलब समझ जाएंगे, ई आई, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। व्हाट इज ई आई? इंसिडेंट रेडिएशन के एक पैकेट की एनर्जी। क्लियर है? कोई भी उधर लॉस्ट ना हो प्लीज, अब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो अब पहली बार प्लैंक से हमको पता चला था पिछली क्लास में, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो लोग होमवर्क करके आए या क्लास में बहुत ध्यान से सुना उनको याद होगा, बाकियों को धीरे धीरे ये धुंधला होता जाएगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब दिस प्रोपोर्शनलिटी हटाया और एच आ गया मेरे पास। एक पैकेट की एनर्जी किससे डिसाइड होनी है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से। तो अब आइंस्टाइन कहते हैं फिर तो बड़ा सिंपल हो गया मेरे लिए काम। अब मेरे साथ जरा आप कनेक्ट करिए। आइंस्टाइन ने कहा लेके आओ सोडियम प्लेट। सबसे पहले मैंने कौन सी इंसिडेंट डाली? रेड। रेड वाला केस जो था, रेड वाले केस में आपको पता है, मैं बता रही हूं क्योंकि लास्ट क्लास में भी रेड ही बताया था,
उसमें इंसिडेंट एनर्जी वाज वे लेस देन बाइंडिंग एनर्जी। क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? तो अब मैं कह सकती हूं नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। बल्ब इज ग्लोन, हटा दिया मैंने, सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, आप देख ही नहीं पाओगे। और जैसे ही मैंने येलो डाली, येलो डालते ही क्या हुआ, इट जस्ट मैचेस। तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा जस्ट इक्वल टू, निकल तो जाएगा लेकिन वो सरफेस पे ही पड़ा रह जाएगा, निकलेगा जरूर। वो वाला ना इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कहूं ये इलेक्ट्रॉन है, वो यहीं पड़ा रह जाएगा, एटम से तो निकल जाएगा। क्योंकि जितना तुमने 80 रुपए का खर्चा था, 80 रुपए दिया, निकल तो आया बेचारा, लेकिन उसको इतना लालच नहीं दिया कि 2 कदम चल ले, वो सरफेस पे पड़ा रह गया, लेकिन सोडियम से निकल गया। फिर आपको लगा नहीं इसको थोड़ा चला देते हैं, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। चलाने का मतलब क्या है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दें। तो हमने अब दिया ब्लू। ब्लू की एनर्जी अगर मैं देखूं तो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी ज्यादा। तो बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी ज्यादा है, तो ब्लू में वो इलेक्ट्रॉन शायद उड़ के यहां तक पहुंच जाए। आप अगर 80 रुपए के बदले 100 रुपए दे रहे हैं तो 20 रुपए के लालच में थोड़ा आगे तो जाएगा। 2000 दे रहे हैं तो भाई पता नहीं कहां ही निकल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप एनर्जी कितनी दे रहे हो वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन उछल के कितनी दूर तक आएगा या सरफेस पे ही पड़ा रहेगा। होल एक्सप्लेनेशन इज कनेक्टेड बाय आइंस्टाइन। मे बी प्लैंक्स तब तक रहे नहीं होंगे समझाने के लिए, या वो कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, कहीं और कुछ चल रहा है। आइंस्टाइन ने 2 साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को मिला के अपनी एक्सप्लेनेशन दी। तो नॉट ओनली ई इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बिकॉज ही वाज डीलिंग विद एनर्जी, दिस आल्सो वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। तो इस तरह से मेरे पास आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन आई। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। नोट कहां से करना है, पहले तो हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी, बस आ रही है अभी। वैसे तो मैं लास्ट क्लास बता चुकी हूँ, एनोड सामने लगा रखी है मैंने उसको कैच करने के लिए। हाँ जी, यहां से एट ए टाइम पे सोडियम तो अलाउ एक ही करेगा, ठीक है। एक एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम, दैट इज व्हाई आई चोज सोडियम। कोई और चूज कर लेते तो आपको दिक्कत होती, मैम 2 निकलेंगे, हाँ 2 भी निकलते, लेकिन आपका ना डायग्राम सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। जब मैंने इस सरफेस पे रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट किया, ये रही रेड कलर की लाइट, और अब के मैं कैसे बना रही हूं, पैकेट। यहां साफ तौर पे दिख रहा है एट ए टाइम एक ही पैकेट अंदर गया। ये जो एक पैकेट अंदर गया, इसकी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगी, इंसिडेंट एनर्जी। और अब मेरी क्लास को पता है इंसिडेंट एनर्जी का मतलब क्या है, एच न्यू। और कौन से वाला न्यू, जो फ्रीक्वेंसी आप हिट करा रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस पे दे रहे हो। अगर एच न्यू of incident is less than binding energy, no photoelectric effect will be observed. Clear? इसके बाद मैंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, रेड कलर के 50 लैंप ऐड कर देते हैं, बहुत सारी इंटेंसिटी। मोटे एरो का मतलब क्या है, मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो इंटेंसिटी को अगर मैंने इंक्रीज किया है बच्चों, तो मोटे एरो का मतलब लिख लीजिए, मैंने इंटेंसिटी को काफी शार्प किया है, काफी इंक्रीज किया है। फिर भी क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद भी नो सक्सेस। फिर आ जाइए येलो लाइट पे, क्योंकि अब आप नोट कर चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अब आप मैं जो समझा रही हूं उस पर ध्यान दें। फिर आ गई बारी एवरीवन, ये कौन सा केस है, रेड की येलो, जस्ट मैच किया। इंसिडेंट रेडिएशन का एक पैकेट की इंसिडेंट एनर्जी जस्ट मैचेस विद बाइंडिंग एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। लेकिन इसके आगे लिखिए विद, इसके आगे लिखिए विद जीरो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा सरफेस पे, उसके पास चलने के लिए, और चलने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक। उसके पास चलने के लिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पड़ा रहेगा सरफेस पे।
और आप एक चीज देखिए, ब्लू, ब्लू की इतनी पतली लाइन बनाने का क्या मतलब था? मैंने इंटेंसिटी कम से कम रख के भी देख लिया, वेरी लेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आई कर दूं, समझ जाएंगे, कैपिटल आई इज वेरी लेस, जो भी मिनिमम पॉसिबल थी, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकला। नॉट ओनली निकला, इसको एक ऐसे एरो बनाएंगे जो शो करेगा इसकी एक वेलोसिटी भी थी, ये चल के गया। तो अब तीसरा केस, प्लीज नोट करने के बजाय एक बार यहां ध्यान दो, फिर जब छूट जाएगा ना नोट करना, मैं खुद कहूंगी अब लो टाइम। ब्लू के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ब्लू में जो इंसिडेंट एनर्जी दी वो ठीक ठाक ज्यादा थी, किससे? बाइंडिंग एनर्जी से। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी से वो ठीक ठाक ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? यहां देखिएगा, अगर इंसिडेंट एनर्जी मैं दे रही हूं 100, बाइंडिंग एनर्जी खर्चा है 80, बाकी 20 किधर गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी गैप था उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकला, भाई फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकला एंड विद काइनेटिक एनर्जी। तीनों केस मैंने बता दिए। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी घटाओ, उसका इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई लेना देना नहीं है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। जिसके पास एनर्जी है पतली सी लाइन से भी निकल गया, जिसके पास एनर्जी नहीं है 50 लैंप लगा दिए तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। क्लियर है सबको? कुछ इस पे नोट करना रह गया? आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट, नोट इट इफ समथिंग इज लेफ्ट। तो इसका मतलब आइंस्टाइन ने अब मेरे को एक इक्वेशन, ये सारा कुछ जो समझाया जा रहा था एक इक्वेशन के लिए समझाया जा रहा था, कि अब आइंस्टाइन ने मेरे को एक बहुत बढ़िया इक्वेशन ला के दे दी, सारा एनर्जी का हिसाब किताब। क्योंकि हम मानते हैं भाई एनर्जी का हिसाब किताब तो चाहिए, वो कौन सा कोई डिस्ट्रॉय हो रही है, कौन सा कोई एब्जॉर्ब, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है और क्रिएट भी नहीं हो रही है। तो अब पहले अगेन समझेंगे 180-20, अब आपको समझ आ जाएगा, मैंने इसलिए 180-20 रखा, आप समझ जाओगे। हैव अ लुक, इंसिडेंट एनर्जी जो भी दी वो दो हिस्सों में बटी, कुछ तो फिक्स्ड है, बाइंडिंग एनर्जी में खर्चा तय है, बची कुछ एनर्जी किसमें गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो इंसिडेंट एनर्जी की जगह एच न्यू आई लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी की जगह क्या लिख दूं? एच न्यू, क्योंकि ये किसी की फिक्स्ड है। सोडियम का बाइंडिंग एनर्जी हमेशा के लिए सेम है, पोटेशियम की सेम है, सीजियम की, मतलब उनकी आपस में सेम नहीं है। पोटेशियम की अलग वैल्यू होगी फिक्स्ड फॉर एवर, सोडियम की अलग वैल्यू होगी फिक्स्ड फॉर एवर, सीजियम की अलग वैल्यू होगी, क्योंकि वो एक मेटल की कॉमन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए क्यों ना उसको कांस्टेंट के लिए नॉट लगा दे, भाई ये तो फिक्स्ड है, इतना तो खर्चा तुमको करना पड़ेगा। तुम बात करो 80 रुपए से ऊपर कितना खर्चा कर सकते हो, 80 तो करना ही है। तो जब मुझे पता है सोडियम के पास जब जाना है तो 80 का खर्चा तो है ही, तो फिक्स है ना, 80 से ऊपर की बात करेंगे हम, 10 रुपए से तो नहीं शुरू होंगे नेगोशिएट करने कि 20 में लगा दो, 40 में लगा दो, 80 के ऊपर बात करो। व्हेन दिस 80 इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड के लिए यूजुअली हम पूरी केमिस्ट्री में देखेंगे सिंबल के ऊपर एक नॉट लग जाता है, इसमें नो चेंज। तो ऊपर या नीचे कहीं भी नॉट लगा दिया, मींस ये तो मिनिमम तुमको देना पड़ेगा। मिनिमम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वर्ड है? साइंस सब्जेक्ट में, नॉट इन इंग्लिश, क्रिटिकल। अगर आपकी पल्स रेट इससे कम है, आप क्रिटिकल हो, आपको वेंटिलेटर लगेगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब इसके नीचे नो लाइफ। तो क्रिटिकल, क्रिटिकल के लिए और एक बेटर वर्ड जो मिला, थ्रेश होल्ड। अब धीरे धीरे आप सुनोगे, आप हमारे पास आओगे, मैम इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, उसके हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, उसी से हम इंप्रूव होते हैं। बाकियों के हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे। तो हमारा जवाब होता है, भाई उसका थ्रेशोल्ड अलग है, तेरा थ्रेशोल्ड अलग है, हर एक का थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड माने मिनिमम 10 क्वेश्चन करने के बाद मेरा दिमाग चलना शुरू होता है, मेरे को चीज रिटेन होती है। कोई ऐसा भी होगा जिसको दो दो क्वेश्चन के बाद ही चीज रिटेन हो जाती है। कोई अगर बिल्कुल ही मेरे जैसा है, और मैं फैक्ट बात कर रही हूँ, मेरे को तो जब मैं आपके जितनी थी 15-20 क्वेश्चन और 3-4 घंटे लगते थे कोई चीज समझने में ढंग से, तसल्ली से। तो टाइम ज्यादा लगता था दूसरों से, तो मैं हमेशा ये कहती थी मेरा थ्रेशोल्ड ज्यादा, इट्स ओके, मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, आई एम ओके विद इट। तो थ्रेशोल्ड समझ पा रहे रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रही है चीज। तो जो जो थोड़े बड़े होके साइंस की लाइन में जाते हैं, इसे कहते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड, दे स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। दिस इज नॉट, मेरा थ्रेशोल्ड इतना ही है, मैं इतनी टॉक्सिसिटी झेल सकती हूँ, इसके आगे नहीं। थ्रेश होल्ड मतलब मिनिमम, जिसको आप कह रहे हो बेयर मिनिमम।
तो थ्रेशहोल्ड या मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ये हुई बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी की जगह न्यूमेरिकल में थ्रेशहोल्ड एनर्जी लिखी मिलेगी, चल जाएगा। या एक और वर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तामझाम को काम करने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए कि आपका बल्ब जले, एमीटर में रीडिंग आए। तो इसको एक और नाम दे दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सेटअप वर्क करे उसके लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। इसको 3 नाम दे दिए गए। ये तो क्या ही नाम है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये तो पता ही है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन का मतलब है कम से कम इतनी तो दो, उसके बाद बात करेंगे, तब आएगी कुछ आपकी रीडिंग। तो अब उस सब से अगर मैं चलूं तो चेक, ये क्या थी बच्चों, यहीं पे इंसिडेंट एनर्जी, ये क्या थी थ्रेशहोल्ड या वर्क फंक्शन, ये क्या था एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन ने पिक कर ली और अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या इस ऊपर लिखी इक्वेशन को इकट्ठा लिखेंगे? जो लोग भी लिख रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगी रुके, पूरा समझे, समझने का मजा अलग है, अपने दिमाग पे भरोसा रखें। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, फिर h कॉमन ले सकती हूँ? मेरे को h इतनी बड़ी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़े? नो, व्हाई कांट आई डू दिस? यस, ये है आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन। फाइनल चेक, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? ये आपके पास जवाब आ गया। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशहोल्ड से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और अगर जस्ट बराबर है, बढ़िया होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। होगा तो सही, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर इंसिडेंट का बड़ा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक बात को चौथी बार बता रही हूं ना, कुछ होगा उसमें कि मैं इसको फिर एवर एवर फॉर एवर इसको रिपीट नहीं करना चाह रही। ठीक, चलिए। तो अगर अब मैं आपको इस पूरी इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल ना दे के पूछूं तो आपको निकालना आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको पूरा, ताकि आपको इसमें जो कैलकुलेशन की एरर होनी है वो मैं बचा सकूं। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकली मुश्किल नहीं है, इसकी थ्योरी आना जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट कर सकें, जरूर करना साथ साथ। इसमें बताया ब्लू, आप लोग बनाते बनाते ऑब्जर्व करके बताओ मेरे को, अगर बता सको तो तुम बताओ। मैंने ब्लू कलर लिया है, ब्लू से इलेक्ट्रॉन दोनों में इजेक्ट हो रहे हैं, डॉट्स बनाए हैं मैंने, जो रेड रेड छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोटे लाइन का क्या मतलब है? इंटेंसिटी ज्यादा। पतली लाइन का मतलब क्या है? दोनों में सिर्फ डायग्राम देखना, लिखा हुआ मत देखना। कोई फर्क लग रहा है इंटेंसिटी से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। आपने ज्यादा लैंप लगा दिए तो ज्यादा पैकेट गिरेंगे, ज्यादा सोडियम एटम के अंदर एक साथ पैकेट घुसेगा और ज्यादा सोडियम एटम एक साथ आयोनाइज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इंटेंसिटी से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी मतलब क्या चीज कंट्रोल हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पिक्चर से मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है। यही नीचे रेड से बना रखा है कि रेड की तुमने इंटेंसिटी मोटी करी या पतली करी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्योंकि उसकी एनर्जी वॉज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक बाइंडिंग एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसी एनर्जी की इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये बड़ी संभाल संभाल के समझनी है बात। फिर से बोलूं, अगर एनर्जी इनफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसी इनफ एनर्जी को मोटा कर दिया, मतलब 5 लैंप लगा दिए, 15 लैंप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा सरफेस एक साथ कवर होगा, ज्यादा सोडियम रेंज में आएंगे। ठीक है, ज्यादा सोडियम रेंज में आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ब्लू कलर आदत डाल दी 2 दिन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए परफेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, दैट टू विद सम वेलोसिटी।
तो जब मैंने ब्लू कलर की हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कितनी दूर तक पहुंच गए, 5 7 10 जितने भी बना दिए मैंने। और अगर उसकी इंटेंसिटी कम करी, इलेक्ट्रॉन तब भी इजेक्ट हुए, लेकिन गिनती कम। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी सिर्फ डिसाइड करेगी निकलेगा, कितने निकलेंगे, कितने सोडियम से निकलेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिसाइड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपकी फिजिक्स जो इतनी देर से मचल रही है, तुम लोग 90% क्वेश्चन मेरे से फिजिक्स रिलेटेड पूछ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या चीज का फर्क पड़ता है? क्या चीज का? करंट के वैल्यू का। तो करंट की वैल्यू हाई कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाई होगा। तो वो एम मीटर में अगर करंट की वैल्यू हाई आए जा रही है ना, तुमने पक्का इंटेंसिटी ज्यादा डाली है। कम आ रही है मतलब इंटेंसिटी कम। जी, अब मुझे यहां पर गैप बताओ क्या है? इस फिलअप में मैं क्या भरूं? इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और नो रिलेशन। इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, इसीलिए मैं ना यहां तो कुछ नहीं लिख सकती थी। नॉट एट ऑल रिलेटेड। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात सबको सेट हो गई? ग्राफ बनवाऊं फिर? चलिए, तो इतना आ गया आपके पास। अब ये पिछली 2 लेक्चर से चल रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पहला ग्राफ समझ आ गया? एनीवन? ये इनकी यस मैम मत मानना, इधर और इधर। अगर मुझे पता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 0, अब तुम ब्लू लाइट दोगे ही नहीं, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 0। थोड़ी सी इंटेंसिटी दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थोड़ी और बढ़ाओगे, ऐसे करते करते नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ते जाएंगे। ओरिजिन से बनने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी 0 तो नो इजेक्शन, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा है? मिनिमम, अब मान लो सोडियम के लिए बन रहा है, पोटेशियम किसी एक मेटल के, मिनिमम एक वैल्यू तो आपको फ्रीक्वेंसी की देनी पड़ेगी, हाँ या ना? वो मिनिमम वैल्यू सपोज ये है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही तब जब आप इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी इतनी दी, यहां पे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होगा। प्लीज देखते रहना, ग्राफ स्केल की कोई जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, किसी चीज की, देखते रहना यहां, ठीक है? ये टाइम वो है जस्ट इजेक्ट होगा। और काइनेटिक एनर्जी जस्ट वाले की क्या होती है? 0। इजेक्ट होना यहां से शुरू हुआ, सरफेस पे पड़ा रहेगा, इसकी अपनी एनर्जी 0 है। अब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है? रेड से किस पे गए, मतलब येलो से किस पे गए? शायद ग्रीन पे। ग्रीन से किस पे गए? वो टुवर्ड्स ब्लू एंड जाते गए, वायलेट तक पहुंच गए विबग्योर के। और वायलेट तक पहुंचने का मतलब है तुम यहां तक आ गए फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, वो उतनी ही दूर तक उछल के जाएगा। ये है ग्राफ। आ गया ये ग्राफ सबके पास? अगर आपके ग्राफ में ये नहीं लिखा ना, आप परेशान होने वाले हो। ये वैल्यू है उस पर्टिकुलर मेटल की बाइंडिंग एनर्जी वर्क, मतलब बाइंडिंग एनर्जी तो नहीं कहूंगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, क्योंकि एनर्जी के लिए तो एच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये जब तक आप नहीं लिखोगे ना यहां, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे कब्जे में आ जाओगे, गलती मैं करा लूंगी। मेरा तो पर्पस ये गलती कराना। टेस्ट में क्या मकसद होता है? पुलिस का क्या काम होता है? चोर पकड़ना। नहीं कर रहा तो जबरदस्ती प्लांट किया जाता है, बेटा पकड़ना तो है, मेरे को आज का देना तो है अपना आउटपुट। तो अगर तुम लोग क्वेश्चन गलत नहीं करोगे तो हमें लगेगा हमारा दिन ही खराब हो गया है। तो हमें अपना दिन तो अच्छा बनाना है, तो गलती तो हमने करानी है आपसे। तो अब वो देखने वाली बात है, किस दिन तुम कामयाब तो किस दिन मैं कामयाब, आज कौन कामयाब होता है। तो मेरा पर्पस तो है गलती मेरे टेबल पे करो, कहीं और टेबल पे जाके गलती करने का मौका ना मिले। यहीं कर लो, यहाँ की गलती से कॉलेज नहीं अफेक्ट होगा। कहीं और करोगे, नंबर, रैंक, कॉलेज सब अफेक्ट होगा। सो डू मिस्टेक्स हियर, माय पर्पस इज दिस। आ गया सबके पास ये? हाँ, दैट्स इट। अगली स्लाइड पे यही बना हुआ है। दिस इज फॉर एनी मेटल। आज की डेट में मेरे को मेटल का नाम नहीं पता है, मैं बोल देती हूं मेटल 1। अब एक स्टेटमेंट सुनना,
चेक करना, और डीपीपी जो दी है उसका ऑब्जेक्टिव का काफी आखिरी आखिरी का एक क्वेश्चन पूछूंगी। भाई डीपीपी बाद में देखना, इधर इधर इधर, पहले मेरी स्टेटमेंट देखो एवरीवन। एक ये मेटल था M1, वैसे मेरे पास आगे ये ग्राफ बना पड़ा है, इरादा है, बट इसी में बनाती हूँ क्योंकि आपका आंखें यहां सेट है। दूसरा ग्राफ लाई में इसी में बना देती हूँ, एक और मेटल। मैं आपसे क्या पूछने वाली हूं, कौन से मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 की के 2 की? 2 की। मैं ग्राफ रीड करना सिखा रही हूं, मुझे इस रो से जवाब चाहिए। 2 की। किस मेटल में एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 2 में। अगर मैं आपको पहचानने को कहूं, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, कौन सा ऐसा मेटल है इन दोनों में से जिसको तुम 2 कह सको, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी? फर्स्ट। क्यों भाई फर्स्ट से ज्यादा क्यों खर्च करनी पड़ी? वो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतने पास है कि भाई उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कस के पकड़ रखा है। तो ये वाला है M2 और ये वाला है M1। लास्ट क्लास टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है कुछ कुछ ऐसा ही, इसमें किसको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए? तो एक अब मैं बता देती हूं, एक था शायद, उस पे लिटरली मत जाना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। एटम का साइज एवरीवन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बढ़ता है। अब ये मैं भूल गई, लास्ट क्लास में क्वेश्चन मुझे नहीं देना चाहिए था क्योंकि 10th का पीरियोडिक टेबल का चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से कट गया है। जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है 27-28 साल से, क्लास 10th में बच्चा पीरियोडिक टेबल में साइज पढ़ के आता है, तो हम ये अज्यूम करते हैं साइज तो पता है नीचे वाले का बड़ा है और ऊपर वाले का छोटा है। आज देना चाहिए था ये क्वेश्चन, शायद पिछले टेस्ट में नहीं देना चाहिए था। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में? यजत? सोडियम। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है। सबसे कम किसको लगेगी? सीजियम। अब आप लोग कौन सा M1 M2, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा ग्राफ सेकंड पेज पे। तो वो इतना छोटा है कि मैं देख नहीं पा रही हूं, तो मैंने बोर्ड पे बना दिया कि जरा मेरे साथ ओरली करेंगे बच्चे। तो अब आप मेरे को बताइए M1 M2 M3 पहचानिए, कौन सा सोडियम है, कौन सा पोटेशियम है, कौन सा लिथियम है? हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गई। नहीं, मेरे डायग्राम में बताओ, डीपीपी में नहीं। हाँ, मतलब इसको लिथियम लिख दूं ना? जस्ट उल्टा। अरे ABCD नहीं बात कर रही, मेरे को यहां पे लेके आओ। जो सबसे छोटा है बेटा उसमें, हाँ ये अच्छा, हाँ ही सुनना था, जो सबसे छोटा है उसमें एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा ना, तो सबसे छोटा जो भी है लिथियम, इसमें एनर्जी का खर्चा सबसे ज्यादा तो इसी में लग गया। दिस इज लिथियम। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगी बच्चों? जहां पर छोटा साइज था। और सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे पता लगी? भाई जिसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एच न्यू नॉट करूंगी तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी तो उसी की ज्यादा है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन आपकी डीपीपी में, अब आप मेरे कराने के बाद खुद करेंगे, ये मैं नहीं नोट करवा रही, ये अब आपकी डीपीपी में दे रखा है, कुछ कुछ ऐसा ही है वो क्वेश्चन, बस उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। क्लियर है? यस। लिथियम, ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बट क्योंकि अभी आपको पता नहीं है तो हम बताएंगे कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। क्लास के बाद रुकना, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अगला चैप्टर है। मेरे को इसका ग्राफ चाहिए क्लास से। अब ये वाला तो सबने बना लिया था ना, अगले पेज पे बनाओ ये, मैं चेक करती हूँ आके क्या बना रहे हो, बनाओ। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ग्राफ बनाइए। तो अगर इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई मेरे से पूछे, मुझे पता है आप किस कलर की इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, आप सपोज ग्रीन कलर की इंटेंसिटी की बात कर रहे हो,
ग्रीन कलर का सबको पता है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी है, बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इजेक्शन तो होगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा। अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, जब जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है 40 किलो जूल। अब 5 लैंप लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, क्या बढ़ रहा है उससे? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के बैग में कितनी एनर्जी है? 20 या 30 या 40, जो भी। क्लियर हुआ? इसमें कंफ्यूज होना बनता है। अगर अगली क्लास में भी आप आके कंफ्यूज होकर 4-5 सवाल पूछते हैं तो बनता है, बट पता नहीं मुझे आज की क्लास खत्म होने भी देंगे कि नहीं लोग। यस, पहले बताओ, अब है ये वो जो अब आप समझ सकते हो, हर चीज देखना इसकी। मतलब एक आधी चीज मैं डर रही हूँ कोई पूछे ना, क्योंकि वो अगली क्लास में चली गई है, दिख गया है, अभी अभी टाइम नहीं बचा है। ये स्लाइड्स तो पूरी करने का इरादा था भी नहीं, खैर 2 लेक्चर हैं ये, 18 स्लाइड्स। ये देखना समझ आ रहा है क्या? रेड कलर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हुआ। बढ़ा लो इंटेंसिटी जो मर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेगी, ग्राफ नहीं बना पाऊंगी मैं। ग्रीन से क्या हुआ? निकला, यहां तक पहुंचा, और ये रही उसकी वेलोसिटी 2.96 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हल्का सा इलेक्ट्रॉन है, जरा से धक्के से कितना चल गया? ब्लू से बढ़ गई वेलोसिटी, क्योंकि ब्लू की एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा होगी। तो ये डायग्राम अब जाके हम समझने लायक हुए कि हाँ भाई कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीपीपी 5 मेरे साथ कर रहे हैं आप लोग। पहले समझेंगे फिर करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 किलो जूल्स। चलो बढ़िया है, ये तो हर क्लास में याद दिलाऊंगी। डीपीपी 5 पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं इसकी कैलकुलेशन देके भेजूंगी आपको आज, और बताऊंगी कितने क्वेश्चन, सारे नहीं कर सकते, करना भी मत। कुछ ही क्वेश्चन डीपीपी 5 के कर पाएंगे, बट वो करके आना। चेक पढ़ना जरा, क्या है क्वेश्चन 5, डीपीपी 5 का क्वेश्चन 1। क्या कहता है? हमने इतने हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करी किसी मेटल के ऊपर, उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी थी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बताओ। पहले तो सारे इधर देखो सॉल्व करने के बजाय। कई बार क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ओरली सॉल्व हो रहा होता है, वो ट्रिक होती है, कई बार इसमें नहीं है लेकिन होती है। अगर देने वाली जो आप दे रहे हो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट कम है, तो यही कह देंगे काइनेटिक एनर्जी 0, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। चेक करिए, इंसिडेंट बड़ी है अगर रिक्वायर्ड से, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। चेक, बड़ी है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 तो नहीं है, तो अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये फॉर्मूला मैं आप सबको लिखवा के आई हूं। मुझे यहां कैलकुलेशन समझानी, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए। एच की वैल्यू बच्चों 6.6 इंटू 10 की -34 पुट कर दूं। म्यू आई और म्यू 0 जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। समस्या क्या है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने की शर्त, 10 की पावर्स अगर सेम है तो उसे बाहर कॉमन ले लो, नहीं है तो फंसेंगे। वो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करूंगी अगली क्लास में। ये दोनों ले लिए कॉमन बाहर, दोनों में सेम है। 5.2 में से 5 तो मैं कर ही लूंगी सब्ट्रैक्ट। आ गया ये, कोई मल्टीप्लाई दिक्कत वाला तो नहीं है, बिना पेन उठाए होने वाला है ये। अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की बात करूं, इतनी सी कैलकुलेशन की बात करूं, तो मेरे पास इस सारे से क्या निकल के आया आपको ये तो पता है ना मैंने क्या किया। नीचे क्या छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं नीचे वाली चीज की। बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी? तो फिर से बताना कितना। लो जी, जूल्स आ रहा है एंड में उसका, जूल्स। हाँ बिल्कुल भाई, तुम जूल्स नहीं ऐड करोगे टेस्ट कॉपी में, मैं इसके पीछे किलोमीटर लिखूंगी ब्लू पेन से, और फिर नंबर काटूंगी रेड पेन से। अगर तुमने जगह छोड़ी, मेरा तो काम है गलती करवाना। मेरे को तो फीस इसी बात की मिल रही है, विटामिन एम तो चाहिए, मनी, और वो तुम्हारी गलतियां निकालूंगी तो पेरेंट्स देंगे, नहीं तो फिर जरूरत क्या है। सो जोक्स अपार्ट, यूनिट बतानी जरूरी है। 2 बार उसने मेरे आंसर के, तुम्हारे आंसर के बाद जूल्स अलग से बोला है, तो याद रखना इसको। चेक हो जाएगा क्वेश्चन।
कोई मुश्किल तो नहीं था। अगर इसी के आगे मैं लालची हो जाऊं, कहूं वेलोसिटी निकालो, तो क्या मेरी क्लास को पता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो क्या था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब एक और क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यू पुट करो बस, और मुझे बताओ, और क्लास ऑफ करती हूँ। देना आज की डीपीपी। एक क्वेश्चन और जिसकी सिर्फ आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। वंडरफुल। क्वेश्चन 2, ओनली पुट वैल्यू। यहां तक का लेकर आओ, बस वैल्यू पुट करने में यहां तक लेके आओ। किसी को लगे सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, यहां तक चाहिए मेरे को।